हे लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम सेल बायोलॉजी का एक टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे व्हिच इज़ सेल थ्योरी। ठीक है। और ये आपने बीएससी या फिर एमएससी, अगर आपने लाइफ साइंस से रिलेटेड कोई भी फील्ड, सेट माइक्रोबायोलॉजी या फिर बायोटेक्नोलॉजी, कोई भी फील्ड आपने पढ़ी हो लाइफ साइंस से, सो आपको पता होगा सेल थ्योरी के बारे में, बिकॉज ये काफ़ी ही कॉमन होती है। ये हर चीज़ में आपको मिल जाती है व्हेन यू स्टडी सेल बायोलॉजी। ठीक है, इनिशियल स्टेज इंट्रोडक्शन में ये पार्ट आपको मिलती है। तो उसी को आज हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे कि सेल थ्योरी के बारे में क्या कहा गया है सेल थ्योरी के बारे में, और उसका भी एक्सटेंडेड वर्जन क्या है सेल थ्योरी का। ठीक है, सो उसी को हम आज पढ़ने वाले हैं। ओके, स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम देखते हैं कि सेल थ्योरी में जो इनिशियल सेल थ्योरी था, इनिशियल सेल थ्योरी में क्या क्या इसके रूल्स बने थे। ठीक है, सो कोई कोई इसे सेल थ्योरी कहते हैं। अगर मोर एडवांस्ड अगर आप इसको टर्म देना चाहेंगे तो सेल डॉक्ट्राइन भी कहते हैं। ठीक है, इसे ये ऐसा टर्म में भी आपको मिल सकता है कभी कभी किसी जगह पे, वैसे हमेशा हर कंडीशन में नहीं मिलेगी, वैसे यूजुअली सेल थ्योरी के नाम से आपको मिलती है। ठीक है, सो सेल थ्योरी का कुछ लॉज होते हैं। आई मीन लॉज मतलब उस थ्योरी में कुछ रूल्स होते हैं जो आपको यूनिवर्सली आपको वो चीज़ देखने को मिलती है। ठीक है, आई मीन वो जो भी यहाँ पे रूल्स बताए गए हैं, जो भी थ्योरी है इसकी, तो वो हर जगह इसको मिलेगी आपको। मतलब आप जब देखेंगे, जब आप पूरा सेल बायोलॉजी जब पढ़ेंगे ना, टुवर्ड्स दी एंड आपको लगेगा कि हाँ ये पॉइंट ऐसा है, पूरा सेल बायोलॉजी मैंने पढ़ लिया है और ये पॉइंट हाँ हमें समझ आ रहा है कि ये एक्चुअल में फैक्ट है। ठीक है, तो सेल थ्योरी का जो इनिशियली जो पहला पॉइंट था वो था कि ऑल लिविंग सेल्स, लिविंग सेल्स नहीं, लिविंग थिंग्स, okay, all living things are composed of one or more cells। ठीक है, सो सारे लिविंग थिंग्स जितने भी होते हैं वो कंपोज्ड होते हैं वन या फिर मोर सेल्स से रिलेटेड है। मतलब उनके पास या तो एक सेल होती है जिसे हम यूनिसेलुलर कहते हैं, या फिर वन से ज़्यादा सेल्स होते हैं विच इज़ नोन एज मल्टी सेलुलर। ठीक है, विच मीन्स मोर सेल्स। मोर सेल्स मीन मतलब मल्टी सेलुलर की बात यहाँ पे की गई है। सो ऑल लिविंग थिंग्स आर कंपोज्ड ऑफ वन और मोर सेल्स विच इज़ नोन एज मल्टी सेलुलर। तो ये सेल थ्योरी की पहली पॉइंट थी, और इसमें ये बताया गया है यूनिसेलुलर मल्टी सेलुलर के बारे में। लेकिन इस पॉइंट पे एक और चीज़ सोचने वाली बात है, क्योंकि इसमें वायरस भी आती है। ठीक है, वायरस भी आते, तो वायरस तो सेलुलर नहीं है, तो उसमें थोड़ा सा एक्सेप्शन बन जाता है, जो आई होप कि इन फ्यूचर इस फील्ड पे रिसर्च हो कि वायरस का क्या कहना है हमें, क्योंकि वायरस ए सेलुलर होता है, उसके लिए हम क्या पॉइंट बनाना चाहेंगे। ठीक है, सो ये पहला पॉइंट था सेल थ्योरी का, और ये पहला जो दो पॉइंट था ना वो स्वान एंड स्लेडन ने दी थी। और वो दो पॉइंट्स के बाद में थोड़ा सा और एडवांस मोड पे लोगों ने और रिसर्च की, बहुत सारे साइंटिस्ट, बिकॉज आपको पता है बायोलॉजी फील्ड में क्या होती है कि सब कॉन्ट्रडिक्शन होती है, एंड देन उसके बाद फिर से रिसर्च होती है, उसके बाद नए लॉज बनते हैं, नए रूल्स बनते हैं, नए थ्योरीज आते हैं। सो ऐसे ही बायोलॉजी इवॉल्व होती है, राइट। तो फिर ये दो पॉइंट्स, तो पहले जो दो पॉइंट्स थे वो सेल थ्योरी का, वो स्वान स्लेटर ने दी थी। जो तीसरा पॉइंट था वो जो मैं आपको बताऊंगी आगे, वो दी थी रडोल्फ विर्चॉ ने। ठीक है, ओके, सो पहला पॉइंट हमें समझ आ गया, ऑल लिविंग थिंग्स आर कंपोज्ड ऑफ वन और मोर सेल्स विच इज नोन एज मल्टी सेलुलर। ठीक है, एंड वाइल आई एक्सप्लेन आई रिक्वेस्ट ईच एंड एवरी वन हुएवर इज वॉचिंग दिस वीडियो दैट काइंडली एक पेन और पेपर या फिर एक कॉपी और एक पेन लेके बैठे, सो दैट व्हाटएवर आई एम सेइंग आप वो नोट डाउन करते रहे, एंड टुवर्ड्स द एंड यू हैव योर ओन प्रॉपर नोट्स। ओके, और इससे ज़्यादा अगर आपको और मतलब एलेबोरेट नहीं, एक अगर थ्योरी पार्ट में अगर आपको चाहिए, सो आई सजेस्ट यू कि आप जो पाथफाइंडर का लाइफ साइंस बुक है ना उसको भी फॉलो कर सकते हैं, उसमें बहुत अच्छे की पॉइंट्स में दी गई है। ओके, तो सेल थ्योरी में हमें दिख गई है ये पहला पॉइंट। अब हम दूसरे पॉइंट पे जाएंगे। जो दूसरा पॉइंट है कि द सेल इज द बेसिक फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। या फिर इसको आप ना कभी कभी सिंपल वे में ये भी होता है, द सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ भी होता है। फंक्शनल और स्ट्रक्चरल ना वो काट देते हैं किसी किसी बुक्स में, आपको ये दोनों पॉइंट नहीं मिलेंगे। लेकिन समझने के लिए हम इसे देखते हैं कि फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ, इसका मतलब क्या कहा गया है। तो सेल इज़ द बेसिक फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। दैट मीन्स आप देखते हैं कि सेल पहले क्या बोलते हैं, पहले सेल होती है, उसके बाद क्या होती है, टिश्यू बनती है। ठीक है,
सेल से टिश्यू बनती है, फिर टिश्यू से ऑर्गन बनते हैं, फिर ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनते हैं, राइट। ऐसे करके एक होती है ना एक चार्ट जैसा, ये आप बचपन से, आप क्लास आई थिंक 9-10 से ये आपको पता चलती है कि सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, एंड देन ऑर्गन सिस्टम से पर एक ऑर्गेनिज्म बनता है, ठीक है। ये स्टेजेस होते हैं। सो सबसे इनिशियल स्टेज में हमने क्या लिखा था, सेल, सेल से बनता है टिश्यू। सो क्या टिश्यू बनेगा विदाउट सेल? नहीं। क्या ऑर्गन बनेगा विदाउट सेल? नहीं। तो सेल इज़ द बेसिक, इस ये बहुत ही ज़्यादा अल्टीमेट थिंग है, मतलब ये बेसिक चीज़ है कोई भी चीज़ को बनने के लिए, फंक्शनली कोई भी चीज़ को फंक्शन करने के लिए, या फिर स्ट्रक्चरली कोई भी चीज़ को टिश्यू या फिर स्ट्रक्चर, जैसे कि हमारे स्किन हो गया, या फिर कुछ भी बनने से पहले हमें सेल को बेसिक रिक्वायरमेंट माननी पड़ेगी। सेल के बिना हमारी बॉडी में कुछ भी नहीं बन सकता है, ठीक है। तो सेल इज़ द बेसिक फंक्शनल, मतलब कि अगर कोई चीज़, जैसे कि कोई हर्ट हो गया, उसको प्रॉपर्ली फंक्शनल करनी होगी, तो हर्ट कैसे बनेगा, अगर ऑर्गन कैसे बनेगा, तभी बनेगा ना जब फिनिशियली वो सेल रहेगा। तो सेल इज़ द बेसिक फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ, बिकॉज सेल में बहुत सारी चीज़ें होती है, माइटोकॉन्ड्रिया होती है, एंड उसके बहुत सारे ऑर्गेनेली होती है। तो वो सारे ऑर्गेनेल क्या करती है, उसका पर्टिकुलर फंक्शंस होता है, से वो एटीपी प्रोड्यूस करता है, जिससे कि हमारे बॉडी में शुगर का ब्रेक डाउन होता है, एंड देयर आर मैनी अदर फंक्शन जो सेल परफॉर्म करती है, सेल ईच एंड एवरी सेल परफॉर्म करती है, रेस्पिरेशन एंड एवरीथिंग, ठीक है। तो सेल इज़ अ बेसिक फंक्शनल स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ, ये था सेकंड पॉइंट। और ये फर्स्ट और सेकंड पॉइंट जो था वो स्वान एंड स्लेडन ने दी थी, ठीक है। और इस पॉइंट का हम ये भी मतलब निकाल सकते हैं कि सेल बहुत ही ज़्यादा, मतलब मैक्सिमम मैक्सिमम मेटाबॉलिक एक्टिविटी एक सेल ही परफॉर्म करती है, ठीक है। एंड अब आते हैं थर्ड पॉइंट में। थर्ड पॉइंट हमारा थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, बिकॉज ये दो पॉइंट्स देखने के बाद एक साइंटिस्ट थे रडल्फ विर्चो, उन्होंने सोचा कि थोड़ा सा मॉडिफाई किया जाए। एक पॉइंट इसमें मिसिंग हुई है, और वो मिसिंग पॉइंट ये थी कि ओके, न्यू सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, ये थी थर्ड पॉइंट। ये थर्ड पॉइंट में क्या था, न्यू सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, मतलब एक सेल ऑलरेडी एग्जिस्ट होगा, देन उसके बाद एक नया सेल बनेगा। जैसे कि हम जब देखते हैं ना सेल डिवीजन और सेल एप्लीकेशन, हमें ये चीज़ उसमें मिल जाती है कि एक सेल से ही दूसरा सेल बनती है। अब देखते हैं ना कि प्लांट में भी होती है, बडिंग होती है, हाइड्रा करता है ये सब। सो ये सब चीज़ें जब होती है ना, उसमें क्या होती है कि प्री एग्जिस्टिंग, जो पुरानी एक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सेल होती है, उसमें से एक दूसरा सेल बनती है, एंड उससे दूसरा सेल, तीसरा सेल बनती है, तो ऐसे ही इवॉल्व होती है। सो इसको ना एक और छोटा सा टर्म से हम इसको डिनोट करते हैं, डेट इज ओमनिस सेलुला ई सेलुला, ठीक है। ओमनिस सेलुला ई सेलुला, ये चीज़ भी रॉल्फ विर्चो ने ही दी थी। मतलब इस ये जो पूरा टर्म है ना, न्यू सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, इसी को छोटा सा अगर समरी तौर पे बोला गया तो ये ओमनिस सेलुला ई सेलुला कहते हैं, मतलब, ठीक है। और ये रडल्फ विर्चो ने दी थी। तो इतना तक हमें समझ आ गया, ये है सेल थ्योरी जो इनिशियली सबसे इनिशियल स्टेज में बनी थी। सबसे इनिशियल था हमारा स्वान एंड स्लेडन ने दी थी, दैट मीन्स उन्होंने 2 पॉइंट्स दी थी, ऑल लिविंग थिंग्स आर कंपोज्ड ऑफ वन और मोर सेल्स। फिर उसके बाद दूसरा पॉइंट था, द सेल इज द बेसिक फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ, ये दोनों स्वान एंड स्लेडन ने दी थी। फिर उसके बाद थोड़ा सा मॉडिफिकेशन, मतलब एक और न्यू पॉइंट ऐड किया था रडल्फ विर्चो ने, व्हिच इज न्यू सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, और उसी को कहते हैं हम ओमनिस सेलुला ई सेलुला, ठीक है। ये था हमारा इनिशियल जो सेल थ्योरी थी। फिर अब ये सेल थ्योरी देखने के बाद कुछ साइंटिस्ट थे, उनको मची मच गई, तो उन्होंने सोचा कि नहीं यार, थोड़ा इसको मॉडिफाई करनी पड़ेगी, कुछ पॉइंट्स इसमें ऐड करनी पड़ेगी, बिकॉज जो एक्चुअल में हम जब देखिए इनिशियली सेल बायोलॉजी जो स्टडी थी ना, वो इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं थी, ठीक है। जब इनिशियल, क्योंकि इतना ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी भी नहीं थी, लोगों को जेनेटिक्स का नॉलेज नहीं था, बट ग्रेजुअली जब उन्हें जेनेटिक्स की नॉलेज होने लगी, तो उन्होंने क्या कि सेल थ्योरी को थोड़ा सा इवॉल्व किया, एंड इवॉल्व करके कुछ की पॉइंट्स बनाया, और वो भी हम क्या करते हैं, मॉडर्न सेल थ्योरी के अंदर उसे कंसीडर करेंगे, या फिर हम उसे कह सकते हैं एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ सेल थ्योरी भी हम उसे कह सकते हैं, ठीक है। सो न्यू जो एक्सटेंडेड सेल थ्योरी थी उसको मैं बताती हूँ कि उसमें क्या था, ठीक है। एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ सेल थ्योरी, जो सेल थ्योरी का जो एक्सटेंडेड वर्जन था, उसमें भी हमारे 3 पॉइंट्स ही ऐड हुए थे। सो जो पहला पॉइंट था ना, पहला ये पॉइंट था कि सेल्स कैरी जेनेटिक मटेरियल passed to daughter cells during cellular division.
ठीक है। तो एक्सटेंडेड वर्जन का पहला पॉइंट था कि सेल्स कैरी जेनेटिक मटेरियल पास टू डॉटर सेल्स ड्यूरिंग सेलुलर डिवीजन। ऑफ कोर्स आपने सेल बायोलॉजी इस स्टेज तक पढ़ी है, तो आपको पता होगा कि जब सेल्स डिवाइड करती है तो वो अपना जेनेटिक से माइटोसिस और मियोसिस से वो अपना जेनेटिक इन्फॉर्मेशन क्या करते हैं, नेक्स्ट जनरेशन को पास करती है। दैट इज नेक्स्ट जनरेशन का मतलब हम क्या कहते हैं, उसे डॉटर सेल्स कंसिडर करते हैं। ठीक है। तो सेल्स अपना जेनेटिक मटेरियल एक दूसरे को पास करती है, जनरेशन टू जनरेशन पास करती है टूवर्ड्स टू देयर डॉटर सेल्स, और वो सेल डिवीजन के प्रोसेस में होती है। व्हेन वी टॉक अबाउट माइटोसिस मियोसिस, उस प्रोसेस में क्या होती है, सेल की जो जेनेटिक मटेरियल है वो पास होती है। सो ये एक्सटेंडेड वर्जन का ये था पहला पॉइंट। अब एक्सटेंडेड वर्जन का हम दूसरा पॉइंट देखेंगे। पहला पॉइंट इतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था बिकॉज हमें पता है कि सेल डिवाइड होने पे जेनेटिक इन्फॉर्मेशन पास होती है। तो दूसरा पॉइंट था कि ऑल सेल्स आर ओके, यहाँ पे एसेंशियली लिखना पड़ेगा, कंपोज, एक सेकेंड, एसेंशियली। मेरे को थोड़ा सा यहाँ पे सेंटेंस फॉर्मिंग में वो होता है, क्योंकि मैं यहाँ नोट्स लिख के नहीं रखती, मैं जैसे पढ़ाते जाती हूँ वैसे मैं बोलती जाती हूँ, कुछ लिखा हुआ चीज़ स्क्रिप्टेड तो नहीं है, इसलिए थोड़ी सी ऑल सेल्स आर एसेंशियली द सेम इन केमिकल कॉम्पोजिशन। ठीक है। तो दो ऑल सेल्स आर एसेंशियली द सेम इन केमिकल कंपोजिशन, इसका मतलब क्या है कि जब कुछ सेल्स होते हैं, है ना, जब सेल्स होते हैं उस सेल्स का अपना कुछ कंपोजिशन होती है, और वो कंपोजिशन बेसिक कुछ कंपोजिशंस होते हैं। जैसे कि हम जब एक सेल को स्टडी करते हैं, उसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम स्टडी करते हैं, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में हमें क्या दिखती है, इसमें लिपिड्स दिखती है। अगर इसमें कार्बोहाइड्रेट्स हो तो वो ग्लाइकोलिपिड हो जाती है। फिर उसके बाद क्या होती है, प्रोटीन्स होती है। फिर मतलब हर सेल्स का ना कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स, कुछ बेसिक कंपोनेंट्स होती है विच आर नोन एज लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड न्यूक्लिक एसिड। प्रोटीन्स के बिना सेल डिवाइड नहीं होगी बिकॉज इट गिव्स ऑल द ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू क्या होती है, ये ऑल द एंजाइम्स बनाते हैं जो ट्रांसक्रिप्शन में मदद करती है। मतलब ट्रांसक्रिप्शन मतलब रेप्लिकेशन, रेप्लिकेशन मतलब सेल डिवीजन पे आती है। अगेन ईच एंड एवरी पॉइंट इज रिलेटेड हियर। तो इसमें अब थोड़ी देर पहले जब मैंने कहा था जेनेटिक मटेरियल पास होती है, तो जेनेटिक मटेरियल पास करने के लिए कुछ प्रोटीन्स और एंजाइम की ज़रूरत होती है। तो वही अगर पहले से सेल्स में प्रेजेंट नहीं होगी तो फिर हाउ विल दे डिवाइड, वो मल्टीप्लाई कैसे करेगी। ठीक है, यहाँ तक हमने समझ ली है। एक्चुअली जब आप पढ़ते हैं तो आप चीज़ों को रिलेट कीजिए, एक ईच एंड एवरी लाइन को एक दूसरे से रिलेट करते जाइए, तब आपको ईजी होगी याद करने में। ठीक है, तो ये पॉइंट समझ में आ गए। द सेल्स आर एसेंशियली द सेम इन केमिकल कंपोजिशन। ये था हमारा सेकेंड पॉइंट। अब थर्ड पॉइंट पे आते हैं। थर्ड पॉइंट, सो थर्ड पॉइंट में कहा गया है दैट एनर्जी फ्लो ऑकर्स within द सेल्स। मतलब सेल्स के अंदर एनर्जी फ्लो होती रहती है। ठीक है। अब देखिए, जब हम माइटोकॉन्ड्रिया की बात करते हैं, वो एनर्जी ये सब का पता है आपको, बायो एनर्जेटिक्स जब आप पढ़ते हैं तो वहाँ से सेल्फ एनर्जी बनती है एंड उधर से फिर ट्रांसफ़र होती रहती है। तो क्या होती है, सेल्स को प्रॉपरली फंक्शन करने में, से इट वो ग्लाइकोलाइसिस हो या फिर बहुत सारा बायो मेटाबॉलिक जो भी पाथवेज है उनको मैनेज करने के लिए, ठीक है, तो सेल्स में क्या होती है, एनर्जी फ्लो कंटिन्यूअस होती रहती है। ठीक है, तो ये इसमें बोला गया एनर्जी फ्लो ऑकर्स विद इन द सेल। ठीक है, ये रहा थर्ड पॉइंट। और ऐसे ही करके हमने देखा कि जो एक्सटेंडेड वर्जन होती है वो सेल थ्योरी वो भी इसमें फॉलो हो गई है। और हमें एक चीज़ यहाँ पे एक नोट करने वाली बात है कि वायरसेस जो होती है वो सेल थ्योरी फॉलो नहीं करती है, बिकॉज दो वायरसेस आर ए सेलुलर बाय नेचर, राइट। तो वायरसेस सेल थ्योरी फॉलो नहीं करती है बिकॉज सेल थ्योरी उन्हीं के लिए होती है जो सेलुलर होती है। ठीक है, और वायरसेस ए सेलुलर होती है, तो इसलिए वायरसेस सेल थ्योरी फॉलो नहीं करती है। सो ऐसे करके हमने देख लिया है कि जो थ्योरी है, सेल थ्योरी इनिशियली क्या थी एंड उसके बाद आफ्टर लॉट्स ऑफ मॉडिफिकेशन एंड देन द एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ सेल थ्योरी। ऐसे करके हमने पूरी सेल थ्योरी की मतलब पता चल गया है कि सेल थ्योरी कैसे हो रही है। और आई होप कि आपने नोट्स बना ली है। अगर आपको इससे थोड़ा और ज़्यादा नोट्स चाहिए तो आप, मैंने पहले ही कहा था, आप पार्ट फाइंडर में जाके उधर से नोट्स लिख सकते हैं। बहुत ही अच्छी और की पॉइंट्स में दी गई है वहाँ पे। ठीक है, सो ऐसे करके हमने पढ़ लिया एंड आई होप आपको मेरा कंटेंट पसंद आया। अगर आपको पसंद आया है, अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं की है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और एक मुद्दे की बात बताऊं कि सब्सक्रिप्शन फ्री है, आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें मेरे चैनल को।
और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो आप मेरी वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और कुछ भी सजेशन है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में इन्फॉर्म कर दें। और अगर आपको लगता है आपका कोई फ्रेंड है जो आपके साथ प्रिपरेशन कर रही है और उन्हें भी ये वीडियो की ज़रूरत है तो काइंडली उन्हें शेयर कर दें। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज। हैव अ नाइस डे।